तुमने क्वांटम मैकेनिक्स में हमको क्या बोला, सबसे बड़ी बात क्या बोली थी कि रियलिटी जो है ना ऑब्जर्वेशन से शेप लेती है, मतलब चीजें सुपर इम्पोज स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सारी पॉसिबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है और हमारी ऑब्जर्वेशन उसको एक रूप दे रही है। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली अकर कर रही है। तुम क्वांटम मैकेनिक्स ये कहना चाहिए, तो आओ मैं तुम्हें साबित करता हूँ, एक चीज साबित करता हूँ। मान लीजिए सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि दो पार्टिकल है जो कि मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में रिलेटेड है, जिनको बाद में क्वांटम एंटेंगलमेंट कह लीजिए, मैथमेटिकली रिलेटेड है वो। उन पार्टिकल को मैंने लाइट ईयर्स दूर कर दिया, एक यहाँ पे अर्थ पर है और एक किसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर किसी दूसरे अर्थ में जहाँ पे एलियंस हो रहे होंगे वहां पे एक मैंने पार्टिकल रख दिया जो कि मैथमेटिकल थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है आपसे, जो मैथमेटिकली फ्रेमवर्क के अंदर बाउंडेड है। इसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब देखिए क्या होगा कि तुमने कहा कि रियलिटी सुपर इंपोजिशन स्टेट में है, तो अगर दो पार्टिकल जो कभी एक साथ थे, अब इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए अगर कोई चीज एक साथ थी और टूट गई है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। इसी बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया। तो एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा वहां पर है। तुमने कहा कि रियलिटी हमारे बिना देखे, मतलब ऑब्जर्वेशन से पहले एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सारी चीज सुपर इम्पोज में रहती है। तो अब क्या होगा कि मैं इस वाले पार्टिकल है जो अर्थ पर रह गया था, अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूं और देखो कि भैया ये इसका मोमेंटम सर्टेन वैल्यू में लेफ्ट की ओर मूव कर रहा था, हाँ ठीक है, तो तुम ये कह रहे हो कि देखिए बात है कि रियलिटी बिना ऑब्जर्वेशन आ नहीं सकती। तो इसका मतलब मैंने इसको अगर ऑब्जर्व कर लिया और तुमने कहा कि रियलिटी सुपर इम्पोजिशन स्टेट में है, तो इस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दूसरा पार्टिकल जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर था, मान लीजिए पार्टिकल बी, वो तुरंत अपनी वैल्यू ऐसी असाइन कर लेगा जिससे कि नेट मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि इन्फॉर्मेशन फास्टर देन लाइट चल रही है। लेकिन भैया एक बात बताओ, 1919 में तो आर्थर भाई ने वो सही साबित कर दिया है। आर्थर भाई ने बोल दिया ना कि ग्रेविटी जो है फोर्स नहीं होके स्पेस टाइम का फैब्रिक है और इन्फॉर्मेशन की मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है। yes. तो ये कैसे तुम कर रहे हो? इसलिए आया पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्यों है? तुम्हारी चीजें गलत होनी चाहिए क्योंकि ये चीज तो सही है मेरी। तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स गलत क्यों है? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। क्वांटम मैकेनिक्स जो चीजें सजेस्ट कर रही है कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, वो इनकम्प्लीट है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या एटम है? ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या मेजरिंग डिवाइसेस है? किसको तुम ऑब्जर्वेशन कह रहे हो? क्योंकि लॉजिकल सेंस में ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है उसके आसपास तो एटम बिखरे हुए हैं, तो वो उसको तुम ऑब्जर्वेशन कहना क्या चाह रहे हो? अगर तुम ऑब्जर्वेशन को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो और तुम बोल रहे हो ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, रियलिटी हमारे वजह से शेप कर रही है, तो है क्या ये ऑब्जर्वेशन? और इस चक्कर में तुम मेरे इस बात को जो कि जग जाहिर हो चुकी है, जो कि साबित भी हो चुकी है, तुम इसको गलत ठहराना चाहते हो। ये तो गलत नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, मतलब तुम्हारी थ्योरी इनकम्प्लीट है। देयर मस्ट बी सम हिडन वेरिएबल्स। हाँ, कि भैया इन्फॉर्मेशन की एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए, और वो लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट की। yes. बेसिकली इन्फॉर्मेशन चलने की सबसे मैक्सिमम लिमिट है जिसपे स्पीड ऑफ लाइट चल रही है, क्योंकि उसके पास मास नहीं है। yes. तो कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है। अब सारा दिक्कत ये चालू होती थी अगर हम ग्रेविटी के ऊपर भी बात करना चालू करें कि ग्रेविटी किसी वे में ट्रेवल करनी चाहिए, वरना क्या होगा कि अगर सूरज को हमारे सोलर सिस्टम से निकाल देंगे तो तुरंत क्या अर्थ और सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट छोड़ देंगे। हाँ. अगर ऐसा होने लगेगा तो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे भाग सकती है तो अब तक इनफैक्ट आइंस्टाइन के जमाने तक फिजिक्स जिस कदर चल रही थी कि आइंस्टाइन के पहले था क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, प्रिंसिपल मैथमेटिका, सर आइजैक न्यूटन। ये जो सब लोग थे, ये जो चीजों की बात करते थे, तो ये जो भी चीजें हमें समझा रहे थे, इनका ये मानना था कि ट्रू सही मायने में रैंडमनेस कुछ नहीं, नथिंग इज रैंडम, है ना। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन इट, है ना, मैथमेटिकली फ्रेमवर्क में बन गए थे। तो सबको एक लोकेलिटी हम दे रहे थे कि कोई भी एक जो चीज है वो एक हद तक ही और एक लिमिट तक ही हर एक दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस करेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर कोई एक चीज हुई तो बहुत दूर कहीं किसी चीज पर उसका असर होगा। ये बातें सेंस बनानी चाहिए, कॉज और इफेक्ट का बराबर लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। जादू नहीं है ये सब, है ना, कि भगवान ने कह दिया तो आज बिजली कड़केगी, ऐसा नहीं है। बादलों में पिक्चर आएगा, थोड़ा बहुत होगा तभी बिजली कड़केगी। इस कदर की बातें चल रही है। लोकेलिटी को अगर हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करें तो सुफियान ने ये कह रहा था कि मान लीजिए कि अगर मैंने न्यूयॉर्क में स्विच ऑन किया, जो कि इस मेरे सर के ऊपर एक इमेजिनरी बल्ब का स्विच है, तो पूरे में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस वही हद तक लिमिटेड है। वो कॉज और इफेक्ट की साइकिल वहां शुरू हुई, वहां खत्म हुई, उसका इधर से कोई लेना देना नहीं। तो लोकेलिटी डिफाइन होते जा रही थी। आइंस्टाइन ने जब कहा कि स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम है,
तो लोकेलिटी स्पीड ऑफ लाइट से बंध गई हाँ कि चाहे कोई भी कुछ भी। चीज हो, कॉज और इफेक्ट हाँ का जो सबसे पहला हमें इशारा मिलेगा वो लाइट के थ्रू आएगा, और लाइट की स्पीड ये है। और आप कोने में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी हो, यही लाइट की स्पीड है भैया, और कुछ